हेलो फ्रेंड्स, हमने बीएससी सेकेंड ईयर के लिए डीएनए यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं और हमने डीएनए रेप्लिकेशन, उसमें प्रोकैरियोटिक्स में रेप्लिकेशन, उसमें कल हम लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम, टीलोमियर एंड टीलोमरेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आज यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ वो है डीएनए डैमेज, डीएनए डैमेज एंड रिपेयर, डीएनए डैमेज एंड रिपेयर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी आपको धीरे धीरे जो आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, कोई भी चीज अगर डैमेज हो जाती है तो उसका रिपेयरिंग तो की जाती है। अगर वो चीज इस कंडीशन में हो कि उसका रिपेयरिंग की ही नहीं जा सकती तो फिर उसे डिस्कार्ड कर देते हैं, खत्म। अब इसका आगे जब ये सही नहीं हो रही है तो क्या करेंगे, इसका उसको नष्ट कर देते हैं। तो देखो, मैं यहां स्टार्ट कर रहा हूं डीएनए डैमेज एंड रिपेयर। तो देखो, पहले हम डैमेज देखेंगे कि डीएनए में डैमेज कैसे होता है और कैसे हो सकता है, क्योंकि जब तक हम डैमेज को नहीं समझेंगे तब तक हम रिपेयर भी कैसे करेंगे। तो पहले हमें डीएनए के अंदर डैमेज को समझना होगा और उसके बाद हम बात करेंगे उसके रिपेयरिंग की। तो देखो, डैमेज एंड रिपेयर में मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखो, तार तो इसके जुड़े हुए रेप्लिकेशन से ही। देखो, डीएनए का रेप्लिकेशन आपको पता है कि एकदम एक्यूरेट होता है, इसमें गड़बड़ की गुंजाइश या किसी भी प्रकार की गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। और वैसे ही मैंने बताया था कि जब 10 टू पावर 9 यानी कि 10 टू पावर 9 बेस पेयर जुड़ जाते हैं तब जाकर के एक गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है। ये हमारा रेप्लिकेशन की फाइडेलिटी है, ठीक है। इतने एक्यूरेट तरीके से रेप्लिकेशन होता है। अगर फिर भी इतने न्यूक्लियोटाइड के बाद हम कह रहे हैं एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है, अगर फिर भी कोई गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाता है तो उस गलत न्यूक्लियोटाइड को जो डीएनए पॉलीमरेज हैं उनकी 3' to 5' 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, 5' to 3' प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, ये सब एक्टिविटीज उनकी हैं। और वो सब एक्टिविटी इस गलत डीएनए के अंदर जो गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ है उसे निकालकर उसके स्थान पर सही जो एक्यूरेट बेस है या क्षार है या न्यूक्लियोटाइड है उसे जोड़ देते हैं। तो ये रिपेयरिंग का तरीका है। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे मान लो कि डीएनए ज्यादा ही डैमेज हो गया है तो उस कंडीशन में इस डीएनए को बनाया नहीं जाता है, ठीक है। उस पूरी की पूरी सेल को ही मार दिया जाता है। देखिए, एक मिनट सुनिए, ये अपना सेल साइकिल है, एक सेल साइकिल है, यहां पर देखिए ये सेल साइकिल है, ठीक है। और इसमें हमने कई भाग बना रखे। G1 है, ये दिस इज G1, दिस इज S, दिस इज G2 और ये M है, इसके अंदर प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है एंड टीलोफेज, ये है। तो देखो, G1 जो है ना, ये सब अवस्था इंपॉर्टेंट है, इनको हम कहते हैं इंटरफेज। ये हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, ये इंटरफेज है। तो इंटरफेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितनी भी डीएनए का रेप्लिकेशन से संबंधित जो भी चीजें हैं वो सब इस इंटरफेज के अंदर होता है। देखो, अगर डीएनए, सबसे पहले हम G1 की बात करें तो भाई G1 जो है वो ये चेक करता है कि जो डीएनए ये आगे भेजेगा, यानी कि सेल प्रोग्रेशन होता है ये, कि G1 में जो सेल है वो सेल क्या पूरी तरह से सही है, क्या उसका डीएनए पूरी तरह सही है या उसमें कोई किसी प्रकार की कोई मिस्टेक तो नहीं है, ये उसको चेक करना है G1 अवस्था में। तो भाई G1 इसको चेक कर देता है।
उसके बाद ये एस अवस्था में आती है। अब एस अवस्था में आपको पता ही भाई रेप्लिकेशन होता है, तो यहाँ पर हो गया रेप्लिकेशन। अब यहाँ से लेके ये यहाँ निकलती है, तो ये भी एक चेक पॉइंट है। तो इस चेक पॉइंट पर इसको चेक किया जाएगा कि जो रेप्लिकेशन हुआ है वो सही है या गलत है। अगर रेप्लिकेशन सही है तब तो सेल आगे एम फेज की तरफ जाएगी, या सॉरी G2 के अंदर आएगी। और अगर यहां देखा कि भाई रेप्लिकेशन ही गड़बड़ है, ये तो बिल्कुल भी आगे नहीं जाएगी। ये हम फिर बता रहे हैं आपको कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है, उसका रेप्लिकेशन या उसकी कॉपी एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर वो एक्यूरेट नहीं होती है तो म्यूटेशन उत्पन्न होने की संभावना हो जाती है, और ज्यादातर म्यूटेशन हानिकारक होते हैं। इसलिए सेल में हमेशा डीएनए का रेप्लिकेशन एकदम एक्यूरेट किया जाता है। अगर कोई सेल किसी कारण से यदि उसमें डीएनए की जो क्रम है उसमें गड़बड़ हो जाती है और वो सेल इस तरह से सेल साइकिल प्रोग्रेशन में चली जाती है, ऐसे आगे निकल जाती है, तो निश्चित रूप से वो सेल एक ट्यूमर सेल या कैंसर सेल कहलाती है। ये एक रेगुलेटरी पीरियड होता है सेल का, ये एक रेगुलेशन है, यानी कि इस तरह से सेल रेगुलेट होती है कि उस सेल को क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर कोई सेल इस रेगुलेशन से बाहर निकल जाए तो वो फिर ट्यूमर या कार्सिनोजेनिक हो जाती है, जो कैंसर बनाती है। ठीक, यानी कि उसकी अब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, वो ट्यूमर बन जाती है। अब इसमें अगर हम देखें इस पूरी की पूरी सेल साइकिल में कि जो सेल हम जिस सेल की हम बात कर रहे हैं कि जो डीएनए यहाँ पर अगर गलत हो गया है तो उसको सही किया जाएगा, यहाँ पर गलत है सही किया जाएगा, तो यही चीज जो है वो डैमेज की रिपेयरिंग के स्टेज होती है। ठीक है, यहीं पर उसका डैमेज का रिपेयरिंग किया जाएगा। इसके अलावा देखो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो भी डीएनए के अंदर म्यूटेशन कर देते हैं। जरूरी नहीं कि रेप्लिकेशन से ही म्यूटेशन हो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। रेप्लिकेशन से बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि म्यूटेशन हो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जब रेप्लिकेशन होता है तो हमने देखा भाई एक्सोन्यूक्लियर एक्टिविटी भी है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी है, वो सब एक्टिविटीज हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी देखो लोगों में कैंसर हो जाता है। इसका कारण देखो रेडिएशन, केमिकल्स, कुछ वायरसेस, ये सब चीजें डीएनए में फेरबदल कर देती है। ये सब चीजें डीएनए में फेरबदल कर देती है। देखो एक वो है जिसको हम कहते हैं ऑन्कोजीन। सभी सेल्स के अंदर ऑन्कोजीन पाए जाते हैं, लेकिन ये सभी ऑन्कोजीन प्रोटो ऑन्कोजीन के रूप में होते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन के रूप में। ये कभी अगर हमें मौका मिलेगा तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे कि किस प्रकार से एक प्रोटो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन गलत हो जाता है या डीएनए में कोई गड़बड़ हो जाती है तो उसके बाद जो प्रोटो ऑन्कोजीन होता है वो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह से हम या कोई भी जिसमें वो ट्यूमर बन जाते हैं। ठीक है, तो रेडिएशन यानी कि कुछ फिजिकल कारक हैं, कुछ केमिकल कारक हैं, ये सब डीएनए के अंदर कोज कर सकते हैं या डीएनए को डैमेज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर किस तरह से या एक एक करके सभी कारकों को पढ़ेंगे या जानेंगे कि भाई सभी कारकों में किस प्रकार से ये डीएनए डैमेज होता है, और उसके बाद हम फिर डैमेज के बाद रिपेयर की जो प्रोसेस हैं कौन कौन सी हैं वो सब हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो डीएनए हमारा आनुवांशिक पदार्थ है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, जिसकी एक श्रृंखला 5' to 3' और दूसरी श्रृंखला 3' to 5' होती है, ये भी आप सब जानते हैं। ये डीएनए ये 5' है तो इसका ये 3' है, और ये इसका 5' है तो इसका ये 3' है।
ये एकदम एक्यूरेट होता है, इसमें कोई गड़बड़ की गुंजाइश नहीं होती। तो हम पहले पढ़ेंगे भाई सोर्स ऑफ डीएनए डैमेज, सोर्स ऑफ डीएनए डैमेज, यानी कि डीएनए डैमेज के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं। तो इसके सोर्स में एक तो वही एक्सटर्नल हो सकता है, यानी कि बाहर से हो सकता है, एक्सटर्नल बाहरी कोई कारक एक्सटर्नल, और एक हो सकता है इसका इंटरनल, इंटरनल, ठीक। एक्सटर्नल मतलब ये बाहर से कोई भी सेल के बाहर या बॉडी के बाहर होगा, और इंटरनल मतलब ये सेल के अंदर या बॉडी के अंदर से होगा। तो एक्सटर्नल में भी 3 प्रकार के होते हैं भाई, एक्सटर्नल भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं देखिए, एक तो होते हैं फिजिकल, फिजिकल एजेंट जिनको हम कहते हैं, एक होते हैं केमिकल एजेंट, और एक होते हैं बायोलॉजिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है। तो देखो इसका पता है आपको, फिजिकल है भाई ये भौतिक कारक है, ये रासायनिक कारक है, और ये बायोलॉजिकल कारक है या जैविक कारक है। तो फिजिकल एजेंट में अगर आप देखें तो भाई इसके अंदर आपको एक तो पराबैंगनी किरणें, यूवी रेज, एक्स रेज, अल्फा, बीटा एंड गामा रेज, ये सब जो किरणें हैं या रेज हैं, ये सब डीएनए को क्षति पहुंचा सकती हैं। देखो बेसिकली होता यह है कि जो फिजिकल एजेंट्स हैं, जो रेडिएशंस हैं, ये डीएनए का आयोनाइजेशन करती हैं, अर्थात डीएनए का आयनीकरण करती हैं, और उस आयनीकरण से डीएनए पर डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो ये फिजिकल एजेंट या इनको हम कहते हैं भौतिक कारक। उसके बाद केमिकल एजेंट है। तो केमिकल एजेंट में अगर हम देखें तो वही कुछ इंटरकेलेटिंग एजेंट्स होते हैं, इंटरकेलेटिंग केमिकल्स, इंटरकेलेटिंग एजेंट्स या केमिकल्स, यानी कि जो डीएनए के नाइट्रोजन क्षारकों के साथ जुड़ता है, इंटरकेलेट होता है, उनके बीच में फंस जाता है और फिर वो डीएनए को डैमेज करता है, तो ये इंटरकेलेटिंग है। उसके बाद कुछ प्लांट टॉक्सिन है, प्लांट टॉक्सिन्स हैं, ये भी रासायनिक कारक होते हैं जो डीएनए को डैमेज कर सकते हैं। उसके बाद देखो बायोलॉजिकल एजेंट के अंदर आप देखें तो वायरसेस होते हैं भाई, वायरसेस। इसमें अगर आप देखें तो रूस सार्कोमा वायरस, आरएसवी, सिमियन वायरस 40, ये कुछ वायरसेस के नाम हैं जो डीएनए के अंदर चेंज कर देते हैं। देखो बेसिकली बात यह है कि डीएनए में चेंज का मतलब होता है कि उसके न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन। बेसिकली ये होता एक प्रकार का म्यूटेशन ही है। अगर डीएनए में किसी स्थान पर मान लो ए है और उसकी जगह पर मान लो जी या सी आ जाता है, तो एक न्यूक्लियोटाइड के कारण भी बहुत बड़ा चेंज हो सकता है, जिसको आप पढ़ सकते हैं कि जब हीमोग्लोबिन की संरचना में बीटा जो संरचना है, बीटा जो श्रृंखला है, उसमें छठी पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर वैलिन अगर आ जाता है तो सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। केवल एक न्यूक्लियोटाइड के परिवर्तन से ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर वैलिन आ जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये सब जितने भी कारक हैं, ये कारक हो, चाहे ये कारक हो, चाहे ये कारक हो, कोई भी कारक हो, ये वास्तव में अगर देखा जाए तो डीएनए में करते म्यूटेशन ही क्रिएट है, और ये म्यूटेशन हानिकारक होते हैं। कोई सा भी म्यूटेशन अगर देखा जाए तो लाभदायक नहीं है, लाभदायक म्यूटेशन होते ही नहीं है। जितने भी म्यूटेशंस हैं वो सब
हानिकारक ये होते हैं। डीएनए में परिवर्तन से होते हैं। कैंसर भी एक प्रकार का म्यूटेशन है, एड्स एक प्रकार का म्यूटेशन है, जिसकी वजह से जो अच्छा खासा डीएनए है, नॉर्मल डीएनए, वो उस वायरस के अधिग्रहण में चला जाता है और फिर वो वही काम करता है जो वो वायरस कहता है। तो इस प्रकार से जो डीएनए है, डीएनए हमारा डबल स्टैंडर्ड है, आनुवांशिक पदार्थ है, इसमें कोई फेरबदल नहीं होता है। ठीक है, जिस प्रकार की कॉपी पीछे होती है उसी प्रकार की कॉपी आगे जाती है। हर एप्लीकेशन के बाद इसमें जो कॉपी है वो वही चलती रहती है, परिवर्तन नहीं होता उसमें। हाँ, अगर ये कारक अगर मिल जाते हैं तो उसमें परिवर्तन हो सकता है। अब जिस सेल के अंदर डीएनए में परिवर्तन हुआ है उस सेल को या तो सही किया जाएगा या फिर उस सेल को मार दिया जाएगा। अब देखो कुछ इंटरनल एजेंट्स भी हैं, जैसे देखो ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, उसका फ्री रेडिकल्स, उसके बाद ऑक्सीडेंट्स, यानी कि ये डीएनए को ऑक्सीडाइज करते हैं और डीएनए का ऑक्सीकरण भी डैमेज उत्पन्न कर सकता है। और एक, यदि सेल का रिपेयर सिस्टम वीक हो जाए तो ये भी एक डैमेज क्रिएट कर सकता है। वीक रिपेयर सिस्टम, ये भी एक डैमेज क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जब ये डैमेज हुआ है तो हमको पता है कि भाई डैमेज को ठीक किया जाता है, लेकिन जब हमारा रिपेयर सिस्टम ही सही नहीं है तो वो रिपेयर को ठीक ही नहीं कर पाएगा। जब ठीक नहीं कर पाएगा तो फिर ये कैसे काम करेगा? ठीक है, ये ठीक ही नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब ये कमजोर है, तो जो डैमेज हुआ वो डैमेज ही रहेगा, वो सही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये भी एक डैमेज क्रिएट कर सकता है। अब है भाई टाइप्स ऑफ डीएनए डैमेज, कि डीएनए डैमेज के कितने प्रकार हैं। ये तो कारक हो गए, जिन कारकों से डीएनए का डैमेज होता है। अब है टाइप्स ऑफ डीएनए डैमेज, बिल्कुल आप इस चार्ट के अकॉर्डिंग पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए, निश्चित रूप से आपको अच्छे नोट्स और अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो टाइप्स ऑफ डीएनए डैमेज, टाइप्स ऑफ डीएनए डैमेज। तो ये जो डीएनए डैमेज है ये वही कई प्रकार का होता है, लगभग 4 प्रकार से हम यहां पर इसको बांटते हैं। तो पहला है सिंगल बेस अल्टरेशन, यानी कि केवल एक ही बेस में परिवर्तन हो, सिंगल बेस अल्टरेशन। यहां पर हम जो परिवर्तन होता है उसको अल्टरेशन कहते हैं। एक उसके बाद डबल बेस अल्टरेशन, डबल बेस अल्टरेशन। नंबर 3 इज चेन ब्रेक, यानी कि जो डीएनए की श्रृंखला है वो टूट भी सकती है, तो चेन ब्रेक। और चौथा है क्रॉस लिंकिंग, या इसको हम अदर्स में भी लिख सकते हैं क्रॉस लिंकिंग, क्रॉस लिंकिंग। तो ये 4 प्रकार का जो डैमेज है वो यहाँ पर बताया गया है। अगर एक में परिवर्तन होता है तो उसको हम कहते हैं सिंगल बेस अल्टरेशन। तो इसमें है एल्काइलेशन ऑफ डीएनए, एल्काइलेशन ऑफ डीएनए। अगर एक न्यूक्लियोटाइड पर एल्किल समूह जुड़ जाए तो उसको हम कहते हैं एल्काइलेशन ऑफ डीएनए। तो वो बेस, जैसे मान लो ये AGCT ये है, इसके ऊपर मान लो CH3 जुड़ जाता है तो दिस इज द अल्टरेशन, ये खत्म हो जाएगा, ये डैमेज हो चुका है। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ बेसिस, ये भी हम पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले कि अगर ऑक्सीडेशन होता है तो भी डीएनए डैमेज हो जाता है, ऑक्सीडेशन ऑफ बेसिस। नंबर 3 इज बेस पेयर
मिसमैच भी हो सकता है भाई, जब रेप्लिकेशन हो रहा है तो उस समय मिसमैचिंग हो जाए, तो उस कंडीशन में भी डीएनए डैमेज हो जाता है। डी प्यूरिनेशन, यानी कि प्यूरिन अगर हट जाए, डी प्यूरिनेशन, तो भी डीएनए डैमेज हो जाता है। डी एमिनेशन, अगर किसी न्यूक्लियोटाइड से एमीन समूह हट जाता है तो उस कंडीशन में भी डीएनए डैमेज हो सकता है। तो ये हमने यहाँ पर 5 प्रकार के सिंगल बेस अल्ट्रेशन देखे, और सिंगल बेस अल्ट्रेशन में जिस बेस के अंदर अल्ट्रेशन होता है वही बेस डैमेज होगा, दूसरा कोई भी बेस डैमेज नहीं होगा। सेकेंड इज डबल बेस अल्ट्रेशन में, इसमें वही प्यूरिन डाइमर बन सकता है, प्यूरिन डाइमर, और पिरीमिडीन डाइमर बन सकता है। प्यूरिन डाइमर और पिरीमिडीन डाइमर यहां पर बन सकते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार के प्यूरिन डाइमर, यानी कि ए और ए के बीच में डाइमर बन जाए, या फिर टी और टी के बीच में डाइमर बन जाए। तो यहाँ पर जो टी और टी डाइमर है ना, ये ज्यादातर देखा जाता है। चैन ब्रेक में सिंगल चैन ब्रेक, सिंगल स्टैंड चैन ब्रेक या डबल स्टैंड चैन ब्रेक, सिंगल स्टैंड चैन ब्रेक या डबल स्टैंड चैन ब्रेक, ये इसके अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद डीएनए डीएनए क्रॉस लिंकिंग जो है वो डीएनए डीएनए में क्रॉस लिंकिंग हो सकती है, डीएनए डीएनए में क्रॉस लिंकिंग हो सकती है, या फिर डीएनए और प्रोटीन के अंदर क्रॉस लिंकिंग हो सकती है। ठीक है, डीएनए डीएनए में या डीएनए प्रोटीन के अंदर क्रॉस लिंकिंग हो सकती है। उसके बाद ये भी टाइप्स ऑफ डीएनए डैमेज है। उसके बाद हम इसकी वो देखते हैं भाई कि कौन कौन से तरीके से मशीनरी ऑफ रिपेयरिंग है, यानी कि रिपेयर भी कैसे कैसे हो सकता है। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप इसको याद करेंगे पूरा, तो आपको एक तरीका मिल जाएगा कि इस तरीके से आपको पढ़ना है, और एक लिंक बन जाएगी जिसके अकॉर्डिंग आप इसको याद रख सकते हैं, अन्यथा याद नहीं रहेगा। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ रिपेयर, मैकेनिज्म ऑफ रिपेयर, यानी कि रिपेयर की जो क्रिया विधि है वो क्या है, मैकेनिज्म ऑफ रिपेयर। तो भाई प्रोकैरियोट्स के अंदर अलग होता है और यूकैरियोट्स के अंदर अलग होता है। तो प्रोकैरियोटिक में हम यहां पर देख लेते हैं, प्रोकैरियोटिक के अंदर, सॉरी इसको ऐसे ले लीजिए, ये प्रोकैरियोटिक के अंदर है प्रोकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स में ये 2 प्रकार से है, एक वही डायरेक्ट रिपेयर है, और एक है SOS रिपेयर। इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे सबको। एक है डायरेक्ट रिपेयर और एक है SOS। तो यहां पर हम फोटो रीएक्टिवेशन देखेंगे। देखो डायरेक्ट में फोटो रीएक्टिवेशन, डायरेक्ट में क्या होता है कि ये अपने आप डायरेक्ट जैसे ही डैमेज हुआ वैसे ही अपने आप ये रिपेयर की जो मशीनरी है वो स्टार्ट हो जाती है। SOS अलग है। उसके बाद यूकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोट्स में आप देखेंगे पेस एक्सीजन रिपेयर या एक्सीजन रिपेयर, मिसमैच रिपेयर और रिकॉम्बिनेशन रिपेयर। मिसमैच रिपेयर या इसको हम कहेंगे MMR, ये ध्यान रखना भाई, मिसमैच रिपेयर मतलब MMR। उसके बाद बेस एक्सीजन रिपेयर BER, सॉरी एक्सीजन रिपेयर, यानी कि काट के डीएनए को काट के बाहर निकालना है, एक्सीजन रिपेयर।
देखो एमएमआर में होता है मिसमैच रिपेयरिंग में कि अगर मान लो ए से टी जुड़ता है लेकिन गलती से यहाँ पर सी आ गया तो ये मिसमैच हो गया है, तो इसको सही करना। एमएमआर एक्सीजन रिपेयर में दो प्रकार के आएंगे, एक तो है भाई NER न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, और एक होता है BER बेस एक्सीजन रिपेयर। ये अब एक तो पूरे के पूरे न्यूक्लियोटाइड को हटा दें और एक केवल नाइट्रोजन क्षारक को हटाएं, तो ये होता है। एक भाई रिकॉम्बिनेशन रिपेयर, रिकॉम्बिनेशन रिपेयर, और एक होता है अदर्स, कोई और कोई प्रणाली हो या और कोई मैकेनिज्म हो तो वो। तो ये हमने आज हल्का एक चार्ट डीएनए डैमेज एंड रिपेयर का देखा। कल हम या नेक्स्ट लेक्चर में हम रिपेयरिंग की जो मैकेनिज्म है उसको एक एक करके देखते जाएंगे। उससे पहले हम डैमेज को भी देखेंगे कि डैमेज कैसे कैसे हो सकता है और क्या क्या तरीके से हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।